ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रणजीत कुमार दास। मैं श्री रणजीत कुमार दास ईश्वरर नामत शपथ खाई कौ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतीय संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य प्रकाश करी मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिम। मैं असम राज्यर एजन मंत्री हिसाबे विश्वस्ततारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत घोषाल राजनीतिक विश्लेषक और कौशिक देखा भी हमारे साथ है, डेप्यूटी एडिटर हैं इंडिया टुडे के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जयंत, तो पहले आपसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये, हालांकि तस्वीरें लगातार दिखा रहा है, दूसरी बार एक इतिहास भी, लगातार बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई असम में, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। देखिए, असम की जो राजनीति में हेमंत जी का जो रोल है इस बार चुनाव के समय भी जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, जानते हैं असम में हेमंत जो स्ट्रैटेजी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हर चीज में कैसे उनको पकड़ था। और असम में गए थे और हम देखे हैं मतलब हर जगह, मतलब सिर्फ गुवाहाटी नहीं, असम के जो टी गार्डन है वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो भी चाहते थे, मतलब एक पब्लिक ओपिनियन जिसको कहते हैं ब्रॉडली हेमंत के लिए था। रैदर चीफ मिनिस्टरशिप के लिए हेमंत जी का नाम चुनाव के पहले से ही चर्चा का विषय है, और सिर्फ संगठन में नहीं, विधायक जो है वो भी मेजोरिटी देखिए उनके साथ थी। और जो साम दाम दंड भेद के बारे में हम अमित शाह जी के बारे में भी कहते हैं, अमित शाह जी का यज्ञ शिष्य अगर कोई है तो हेमंत जी है। तो इसीलिए मुझे लगता है असम में जैसे सिटीजनशिप का इशू है, असमीज और बंगालीज का जो कुछ राजनीति है सिलचर कछार को लेके, अपर असम को लेके, हर चीज में अभी आपको हेमंत जैसे एक लीडर चाहिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी ने किए हैं बहुत दिनों से ये डेवलप किए हैं, इसके कारण कोई नाराजगी आप नहीं देख रहे हैं, रेदर दोनों मिल के कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में शायद चीफ मिनिस्टर अभी दिल्ली में आके कैबिनेट, बहुत दिन से कैबिनेट रिसफल चल रहा है, और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो जो कांग्रेस छोड़ के आए थे उसी समय से चर्चा का विषय है। बिहार से भी नीतीश जी के बातचीत चल रहा है, बहुत दिन के पेंडिंग इशू है। तो मुझे लग रहा है कि कैबिनेट में भी दिल्ली में वक्त आ गया है करने का। तो इसमें एक बैलेंसिंग एक्ट मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन असम में 2024 के पहले सिटीजनशिप एक्ट करना कैसे करना है, और वहां के जो इन्फिल्ट्रेशन इशू सिर्फ नहीं, इकोनॉमिक्स हैं, हर इशू में अभी हेमंत जी का जो पकड़ है और जो कोऑर्डिनेशन है होम मिनिस्ट्री के साथ और दिल्ली के साथ, क्योंकि हेमंत जी दिल्ली में भी बहुत दिनों का अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से आके बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, ये असम में मतलब हम जो देख रहे हैं ये जो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आज भी मुझे याद है राहुल गांधी के साथ जो लास्ट मीटिंग हेमंत जी का, और उसके बाद जो ट्वीट, और उसके बाद कांग्रेस में रिएक्शन। तो इसीलिए अभी जो असम कांग्रेस का जो स्थिति है वो और ज्यादा मतलब समस्या में पड़ेगा हेमंत के लिए, क्योंकि हेमंत जी कांग्रेस का डीएनए भी जानते हैं, और उसको कॉम्बैट करने के लिए कांग्रेस को, क्योंकि मेन एनिमी तो कांग्रेस है वहाँ। तो इसीलिए अभी देखने लायक है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, वो भी एक बड़ी आबादी है, उसको कैसे हैंडल करते हैं हेमंत जी, ये सबसे बड़ी चैलेंज अभी दिखा जाए। कौशिक देखा जी, बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं? इससे पहले कि मैं चैलेंज के बारे में बात करूं, पूरे भारत के लोगों के लिए मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो हमारे अभी नए असम के सीएम है उनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत नहीं है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं। अब जहां बात है चैलेंजेस की, सबसे बड़ा चैलेंज तो नए सीएम के सामने है कोविड मैनेजमेंट, क्योंकि असम में अभी पिछले एक महीने में कोविड नंबर्स बहुत राइज हो चुके हैं। फर्स्ट वेव जब आए थे तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया था कोविड का, उसके वजह से उनको काफी सराहा गया था। इनफैक्ट इंडिया टुडे मैगजीन ने एक स्टडी किया था, उसमें भी पाया गया था कि असम में कोविड मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन था। लेकिन दूसरे वेव में नंबर्स काफी जल्दी बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके सामने चैलेंजेस भी बढ़ रहा है। और उन्होंने खुद ही एज ए हेल्थ मिनिस्टर लास्ट वीक ही कहा था कि अगर किसी तरह आंकड़ा 10,000 के पास पहुंच जाएंगे तो काफी दिक्कतें होंगे स्टेट्स को और लोगों को, सरकार को भी। इसलिए उनका सबसे
पहला और इमीडिएट चैलेंज होगा कोविड को मैनेज करना। दूसरी चैलेंज होंगे जो असम के फंड्स है, सरकारी फंड्स है, उनमें काफी घाटा है, क्योंकि अभी जो कमिटेड लायबिलिटीज होते हैं वो कम से कम 23,000 करोड़ के पिछले सरकार छोड़ के जा रहे हैं। साथ में अराउंड 85,000 करोड़ का डेट है। तो ये सब लेके, और साथ में उन्होंने डिक्लेयर किया है बीजेपी ने चुनाव के टाइम में कि अगले साल तक 1 लाख नए सरकारी जॉब देंगे। ऊपर से 12,000 करोड़ के जो माइक्रो फाइनेंस लोन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लिया है, वो 12,000 रुपया हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही डिक्लेयर किया कि वो लोग सरकार माफ कर देंगे, मतलब सरकार पे करेंगे बंधन बैंक को। तो ये काफी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होंगे गवर्नमेंट एक्सपेक्टर पे। तो ये हिमंता बिस्वा शर्मा को संभालना पड़ेगा। अब सीए और एनआरसी ये सब जो मुद्दे हैं ये अभी इतना जोर नहीं पकड़ेंगे क्योंकि कोविड का माहौल है, तो ये शायद ही मुझे लगता है बैकफुट में चले जाएंगे। लेकिन जो मुद्दे आएंगे वो जॉब्स और कोविड मैनेजमेंट ही सबसे पहले सामने आएंगे। और एक बात जो लोगों ने नोटिस नहीं किया है, लेकिन पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि उल्फा ने ओएनजीसी के 3 लोगों को और इससे पहले एक दूसरे ऑयल कंपनी के 2 लोगों को किडनैप किया था। जो उल्फा के एक्टिविटीज थोड़ा अपर असम में बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली लोकल पुलिस का कहना है ये एक न्यूसेंस वैल्यू है, परेश बरुआ अपने प्रेजेंस को साबित करने की कोशिश करे, लेकिन ये अगर शुरुआत में ही कंट्रोल ना किया जाए तो बाद में दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे अरसे से असम में एक शांति का माहौल रहा है, तो दोबारा उसमें वापस ना जाए। और बोडोलैंड में भी आपने देखा होगा एक सत्ता का चेंज हुआ है। जो बीपीएफ लंबी दौर से, जब से बीटीसी एरिया क्रिएट हुआ था, तो बोडोलैंड में वो बीपीएफ करके एक पार्टी वही सत्ता में थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बीजेपी के साथ उनका अलायंस था उनको तोड़ के एक नए पार्टी का जन्म हुआ। उनके साथ अलायंस करके यूपीपीएल जो नया पार्टी है उनको ज्यादा नंबर मिला है, और बीपीएफ एक तरह से सत्ता से बाहर हो चुका है, बीटीसी के काउंसिल में भी और स्टेट गवर्नमेंट में से भी। तो ये देखना पड़ेगा कि बीपीएफ की जो डिसग्रंटलमेंट है, असंतुष्टि है, वो कहीं एक बोडो एरियाज में जो शांति है उसको विघ्नित ना करे। तो इसलिए ये सब बातें हिमंता बिस्वा शर्मा को देखना पड़ेगा कि पहले तो रफ्तार में ले जाना है कोविड से बचा के स्टेट को इकोनॉमिकली, और दूसरा शांति बजाय रखना होगा। बिल्कुल। जयंतो जी, तमाम मुद्दे यानी चैलेंजेस जो इस वक्त कौशिक जी ने बताए हैं, लेकिन ऐसे में ये काफी हद तक कहेंगे कि क्योंकि खुद हेमंत तो इस बात को समझते हैं, फाइनेंस, प्लानिंग, डेवलपमेंट, हेल्थ, ये तमाम मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, और ऐसे में ज्यादा चैलेंजिंग नहीं रहेगा, क्या माना जाए इसको? नहीं, देखिए, हेमंत, मेरा प्रोनाउंसिएशन बंगाली हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुत अच्छा लग रहा था कुछ जी का जो पॉइंट्स बोले हैं, मतलब ब्रॉडली सब कवर किए हैं, इकोनॉमिक्स टू उल्फा और अल्फा जो भी है। तो मेरा कहना है कि हेमंत जी इज द बेस्ट पर्सन टू हैंडल इट। कारण क्या मैं बता रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो मतलब मान लीजिए कोई कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे चेयरमैन रहता है, लेकिन जो एमडी है, जो सीईओ है, वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप जो समस्या, जैसे 23,000 करोड़ जो असिस्टेंट सेंट्रल से लेना है, असम में तो डबल इंजन थ्योरी, तो वो डबल इंजन का थ्योरी जो है, उससे फायदा है कि वहां नफरत नहीं है सेंटर से। और हेमंत का रिलेशनशिप विद अमित शाह जी खासकर, और प्राइम मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा अमित शाह जी से ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा होता है, लेकिन पीएम का भी ब्लेसिंग है। तो इसीलिए सेंटर स्टेट कॉन्फ्रंटेशन ना रहने के कारण, जैसे पश्चिम बंगाल में एकदम तू मैं स्थिति है, मैं मानता हूँ ये बहुत गलत है, क्योंकि फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। तो असम में इस समय, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, इस समय एनआरसी और ये जो सब इश्यूज बैकफुट में जाएगा। कोविड ऑब्वियसली पूरी देश में कोविड इज द नेशनल डिजास्टर, मतलब जो चल रहा है इंटरनेशनल डिजास्टर, नेशनल चैलेंज ऑफ मोदी जी, सिर्फ ये असम का चैलेंज नहीं है, वो तो है ही। लेकिन असम में जो एश्योरेंस दिया गया है
जॉब का, जॉबलेसनेस का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। हर पार्टी चुनाव के पहले एश्योरेंस देते हैं और वो पालन करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरा कहना है कि अभी इस समय हेमंत जी इस एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग्स नहीं है, अभी असम में ये सेकेंड इनिंग्स जीतना और वो एंटी इनकम्बेंसी से बचना बहुत कठिन है। तो इसके लिए अभी बहुत ज्यादा ऑपरेशनल मैन वाज नीडेड। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए चैलेंजेस तो है ही, कठिन है, प्रतिकूल है स्थिति, लेकिन हेमंत जी इज द बेस्ट पर्सन टू हैंडल इट। वो गुडी पर्सन नहीं है, वो बहुत चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल, मेरे सिर्फ यही कहना है कि ही इज द बेस्ट पर्सन नाउ फॉर दैट। कौशिक जी देखिए, सारी चीजें फेवर में जाती। सबसे पहले तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बहुत अच्छा, दूसरा खुद मुख्यमंत्री का गृह मंत्री के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना, गृह मंत्री का मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा करना, और अहम मंत्रालयों में वो पहले ही रह चुके, जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और बहुत अच्छा शब्द जयंत जी ने इस्तेमाल किया कि सीईओ, पिछले सरकार में उन्होंने कुछ इस तरह की भूमिका निभाई थी। चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन अभी हम अगर खासतौर पर कहें हेमंत जी के लिए, तो क्या ये वही बात आती है, फूलों की सेज या कांटों का ताज? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात सही है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्टेट को संभाला है, नहीं कि ना कि बीजेपी सरकार के दिन में। इससे पहले भी जब वो तरुण गोगोई के मिनिस्ट्री में थे 2006 से ज्यादातर 2006 से लेके 2014 तक लगभग हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही सरकार को संभाला था। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी लेते थे और सारे क्राइसिस मैनेजर के तौर पे उभरे थे। इवन बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे हमने देखा है, असम में ही नहीं, अगर मणिपुर में कोई क्राइसिस हुआ, मेघालय में कुछ हुआ, त्रिपुरा में हुआ, तो सबसे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा ही पहुंचते थे। तो एज ए क्राइसिस मैनेजर तो उनका जो तजुर्बा है वो बहुत ज्यादा है और बार बार वो प्रूफ कर चुके हैं अपने आप को। लेकिन इसी से क्या होता है, हिमंत बिस्वा शर्मा से लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा है। वो ये आप मान के चलिए कि जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर या विराट कोहली से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं और वो अगर हाफ सेंचुरी भी लगाते हैं लोग खुश नहीं होते, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए होंगे। आप कल परसों असम के कई घरों में दिए जले थे इसी प्रेयर में कि हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बने। उनके जो पॉपुलैरिटी है, वो जो एक डेमीगॉड स्टेटस उनको कोविड मैनेजमेंट के लिए मिल गया इलेक्शन से पहले, जहां हमने देखा था उनको छूने के लिए लोग या उनके पास आने के लिए लोग कोशिश करते थे, जो हमने शायद पॉलिटिशियंस में ऐसे देखा नहीं। जिस तरह से एक रॉकस्टार के स्वागत होते थे वो सब हो रहा था। तो इसी से एक बात भी है कि उनके तरफ से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है लोगों का। एक कोई और चीफ मिनिस्टर बनते जिस तरह का एक्सपेक्टेशन होते। बड़ी खबर, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। कुछ और मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त गुवाहाटी में ही मौजूद हैं। इस समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में वो भी मौजूद हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली अब से कुछ ही क्षण पहले। लगातार दूसरी बार असम में बीजेपी की सरकार, पहले सर्बानंद सोनोवाल बने थे मुख्यमंत्री, लेकिन अब इस बार दूसरे टेन्योर में हेमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ ली। कौशिक डेका जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कौशिक जी, हालांकि हम तमाम चैलेंजेस का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या बातें जहन में आई? क्योंकि एक तरीके से जब हम सीईओ शब्द का भी इस्तेमाल करें, जिस तरीके से जयंत जी ने भी कहा कि वो उसी भूमिका में पिछले 5 साल हेमंत रहे हैं, तो क्या ये कि दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत दोनों को कंपेयर किया जाए, तो कार्यकाल उनका ज्यादा बेटर रहा, इसलिए इस बार उन पर भरोसा ज्यादा? कार्यकाल तो दोनों का एक ही साथ चल रहा था। एक चीफ मिनिस्टर थे और एक हेल्थ, फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी और एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। लेकिन देखना पड़ेगा पार्टी के अंदर दोनों की जो परफॉर्मेंस है। आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोनोवाल जी एजीपी से बीजेपी में आए और हिमंत बिस्वा शर्मा जी कांग्रेस से बीजेपी में आए। दोनों के आने के जो व्यवधान है वो एक आए 2011 में, दूसरे आए 2015 में, 4 साल के गैप है। आने के बाद दोनों के परफॉर्मेंस जो देखा जाए, लास्ट ईयर भी 2016 में जो बीजेपी की जीत है असम में, इस जीत में हिमंत बिस्वा शर्मा की बहुत अहम भूमिका था। और अभी भी 2021 में भी एक तरह से कहा जाए तो हिमंत वेव के वजह से ही बीजेपी दोबारा सत्ता में वापस आए। तो इसीलिए बीजेपी को पहले से ही पता था कि हिमंत और बिस्वा शर्मा के परफॉर्मेंस के बिना
बीजेपी को असम में दोबारा सत्ता में वापस आना मुश्किल है, क्योंकि एक बात हमको समझना पड़ेगा कि असम में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनमें से ज्यादातर इमिग्रेंट मुस्लिम्स है। तो इसके वजह से बीजेपी के लिए कभी असम एक ऑर्गेनिक स्टेट है ही नहीं, वो एक डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज असम में बीजेपी के लिए है। दूसरी बात, जो सीए का आपने एजिटेशन देखा था, सीए के वजह से जो असमी स्पीकिंग लोग हैं वो बीजेपी के सख्त खिलाफ हो गए थे। तो ये दो चैलेंजेस के बाद बीजेपी को ये पता था कि इस बार चुनाव जीतने के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा की कैंपेन स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, जो वो बैकडोर मैन्यूवरिंग करते हैं, इन सब की जरूरत पड़ेंगे। और उन्होंने उन सबका भरपूर इस्तेमाल किया। जो अक्रॉस पार्टी उनका जो नेटवर्क है उनका इस्तेमाल किया। उनका रोल था कांग्रेस और एयूडीएफ के बीच जो अलायंस हुआ, उस अलायंस को कैसे आगे बढ़ेगा, उसमें भी हिमंत बिस्वा शर्मा की रोल है। दो नए पार्टी उभर के आए सीए एजिटेशन के बाद, उन दोनों पार्टी के कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके कहाँ कैसे वो कैंडिडेट देंगे, इन सब बातों पे भी हिमंत बिस्वा शर्मा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। तो इन सबको देख के जो परफॉर्मेंस था इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने में, वो हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही किया, क्योंकि सारे कैंडिडेट उनके थे, जो स्ट्रेटेजी बनाया उनके थे। तो एक तरह से कैंपेन को सिंगल हैंडेडली लीड किया था। दूसरी बात जो उन्होंने, मैं कौशिक जी लौटती हूँ आपके पास, जरा उससे पहले असम में मेहनत का फल मिला है और ये इनाम भी मिला है हिमंत बिस्वा शर्मा को। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, पकड़ मजबूत की थी, मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री बने। किसने सोचा था कि कांग्रेस से मन कसैला करके बीजेपी में शामिल होने वाले असम कांग्रेस के नेता 5 साल के भीतर असम जैसे सूबे के सूबेदार हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये नाम असम की राजनीति में जाना पहचाना है। 2015 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तब कहा था कि राहुल गांधी ने उन्हें समय नहीं दिया। राहुल उन्हें समय देने के बजाय अपने डॉगी से खेलते रहे। कांग्रेस में ये संस्कृति है कि आप राहुल का ऊपर ही लॉयल ना रहो, आप राहुल का कुत्ते में भी आप लॉयल रहो। तो यही कांग्रेस का जो संस्कार है। आज आप देखेगा कि जैसे कांग्रेस लोग अभी उनको प्रोटेक्ट करने में आ जाएगा, आपको लॉयलिटी क्या है। तो कांग्रेस में ये सिखाया जाता है देश के लिए लॉयल मत रहो, आप गांधी फैमिली के लिए लॉयल रहो। और जब गांधी फैमिली के लिए आप लॉयल बनता है, साथ का साथ उनका अगर कुत्ता होगा, उनका सिक्योरिटी गार्ड होगा, उनका साथ भी आपको लॉयलिटी निभाना पड़ेगा। ऐसा संस्कार उन्होंने देश में बना दिया। इस वाकये ने न सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति बदल दी, बल्कि बीजेपी की रणनीति भी यहीं से बदल गई। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में बीजेपी के बाहुबली बन गए। सीएम सर्बानंद सोनोवाल जरूर थे, लेकिन पर्दे के पीछे संगठन को मजबूत करने की सारी ताकतें हेमंत बिस्वा शर्मा की ही थी। और आखिरकार वो पल आया जब असम में जीत की पताका फहराने के बाद बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को अंगवस्त्र पहना दिया। असम में बीजेपी की विजय के बाद ये बड़े बदलाव की तस्वीर है। विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगी और फिर असम बीजेपी के प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद सीएम पद के लिए हेमंत के नाम का ऐलान किया। वरिष्ठ मंत्री के रूप में जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल के नेता के रूप में किया। हेमंत के नाम पर मुहर लगते ही विधायक उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। दरअसल पार्टी और लोगों के बीच इसी मजबूत पकड़ के जरिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। बिस्वा शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही उन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ से बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के विस्तार में भी बिस्वा की अहम भूमिका मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के करीब 45 विधायकों का हेमंत को समर्थन है। विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत की निगाहें सीएम की कुर्सी पर थी। भले ही उन्होंने इस पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार कहते रहे कि जीत के बाद पार्टी सीएम पद पर फैसला लेगी।
असम में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए लगातार मंथन चला, दिल्ली में बैठकें हुई और अंत में सीएम पद पर हेमंत के नाम की मुहर लग गई। राज्यपाल से मुलाकात कर हेमंत बिस्व शर्मा से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है और आज वो असम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कह सकते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने पर्दे के पीछे जो मेहनत की, पर्दे पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें फल दे दिया गया है। आज तक ब्यूरो। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल फिर से ममता सरकार पर पिल पड़े हैं। कहा कि यहां पर कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज, पहली बात, खुद राज्यपाल कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। इसको लेकर लगातार ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। कोरोना एक बड़ा चैलेंज भी है और इसके बाद चुनाव बाद हिंसा की जो खबरें लगातार आ रही हैं वो भी चैलेंज है। ऑल इज वेल सवालिया निशान इस पर लगाया है। फील गुड फैक्टर इस पर भी सवालिया निशान लगाया है। I have got reports that people are being made to pay amounts for carrying out their normal business. Extra legal mechanism has overtaken the situation and state apparatus is yet to take tangible steps. It's really bothering me. All is well. Feel good factor. There is no violence. Situation is on the ground otherwise. बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर, लेकिन सवाल यहां पर जयंतु जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब चुनाव शुरू भी नहीं होता उससे पहले बार बार राज्यपाल ने गृह मंत्री को शिकायत की थी कि माहौल ठीक नहीं है बंगाल में। 8 चरणों का लंबा चुनाव चला, उस दौरान भी किस तरीके से हिंसा हुई वो भी हमने देखा। अब इसके बाद चुनाव बाद हिंसा, लेकिन यहां पर वापस राज्यपाल सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। हाँ, देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भी ये सबसे बड़ी चैलेंज है। जैसे कौशिक डेका जी कह रहे थे कि असम में अभी बहुत अच्छी बात है कि ओथ टेकिंग हो गया, लेकिन चैलेंजेस बहुत है। वैसे पश्चिम बंगाल में जैसे कोविड चैलेंज तो है ही नंबर 1, लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी ये नंबर 2 सबसे बड़ी चैलेंज है कि चुनाव के बाद भी हिंसा जो है वो हिंसा रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाते हैं, वो बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। और राज्यपाल तो शुरू से ही बोल रहे हैं, राज्यपाल को कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, ये डिबेट, ये कंट्रोवर्सी भी अभी इरेलीवेंट हो गया है कि वी ऑल एक्सेप्टेड प्रोएक्टिव गवर्नर। और लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब इरोशन हो रहा है, इसीलिए संविधान को रक्षा करने के लिए राज्यपाल बोल रहे हैं। तो इसीलिए राज्यपाल का मतलब जो बोल रहे हैं, और वास्तव में देखिए आज राजभवन में जो बाकी मंत्रियों का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी 10:45 में शुरू हुआ और उसके पहले 10 बजे ममता बनर्जी राज्यपाल से मिले हैं और राज्यपाल के साथ आधा घंटा अलग से एक मीटिंग किए हैं और लोगों को लग रहा है कि एक बातचीत, एक डायलॉगिज्म शुरू हुआ है। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इस समय सबसे बड़ी प्रतिपक्ष बंगाल के इतिहास में भी ये पहली बार है 1947 के बाद जब कोई लेफ्ट रिप्रेजेंटेटिव पश्चिम बंगाल के असेंबली में नहीं है और कांग्रेस भी तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिपक्ष 3 से 77 एमएलए का राइट विंग प्रतिपक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कभी सोचा नहीं थे, बिल्कुल देख के नहीं जा पाए। तो ये जो प्रतिपक्ष है, अभी सबसे बड़ी मुद्दा है राजनीतिक हिंसा। और ये राजनीतिक हिंसा के इशू में बिल्कुल पश्चिम बंगाल में अभी जितने बीजेपी के विधायक हैं, ये 2-3 विधायक ओथ लिए हैं, बाकी लोग ओथ भी नहीं लिए हैं और अभी बोले हैं कि वो बॉयकॉट करने जा रहे हैं असेंबली।
तो मुझे लगता है कि बीजेपी शुरू से ही और होम मिनिस्ट्री का टीम चले गए। अभी आर्टिकल 356 नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंडेट लेके आए हैं, लेकिन आर्टिकल 355 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो आडवाणी जी भी बहुत बार यूज किए थे ज्योति बासु के सरकार के समय, तो इतिहास का एक पुनरावृत्ति हो रहा है। मैं आप लोग नहीं चाहते हैं कि ज्यादा इतिहास में हम जाएं, लेकिन सिर्फ एक मुद्दा मैं बोलना चाहता हूं। मैं पढ़ रहे थे ज्योति बासु का लेटर्स, जिसमें 1985 में उस समय गवर्नर इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी जीत के आए हैं 85 में जनवरी में, और वो चिट्ठी लिखते थे कि इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों हुआ है, इतने कांग्रेसी क्यों पड़ रहा है, और ज्योति बाबू कह रहे हैं कि ये फेक है। आज जैसे हम लोग फेक, हमारे साथ कौशिक डेका जी भी मौजूद है, बिल्कुल भी लिखे थे। जयंत जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा एक और क्या कुछ कह रहे हैं जगदीप धनखड़, जरा वो भी आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। I have been in touch with the Honorable Chief Minister. In public domain, you can see my tweets. The stand taken by the Honorable Chief Minister that law and order is the subject of Election Commission of India. I conveyed to her. She could not be more wrong. Model Code of Conduct came to an end on May 3rd. I urged her severally, it is time for you as a leader, as Chief Minister, to send your toughest message to police and administration that if there is violence in their area, rape in their area, arson, loot in their area, intimidation, coercion in their area, exploitation in that area, they will be squarely held accountable. कौशिक डेका जी हमारे साथ है। कौशिक जी, देखिए, चुनाव बाद की हिंसा बड़ा चैलेंज, लगातार तल्खियां अभी भी कायम है। चुनाव खत्म हो चुका है, ममता बनर्जी वापस से मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन कोविड भी बड़ा चैलेंज है ममता के सामने। इन सब के बीच जनता यही चाह रही है कि कम से कम इस और भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, ममता बनर्जी के लिए ये सबसे बड़ी चैलेंज है। और वेस्ट बंगाल में मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, जो कोविड टेस्ट नंबर्स है वो बाकी स्टेट के साथ कंपेयर करें, उतने जितने पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में है, जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र के साथ या उत्तर प्रदेश के साथ या दिल्ली के साथ भी हम कंपेयर करेंगे, तो टेस्ट नंबर बहुत कम है। इसलिए वेस्ट बंगाल में जो डेली सर्ज है वो महाराष्ट्र जैसा या उत्तर प्रदेश जैसा या दिल्ली जैसा दिख नहीं रहे। लेकिन अगर आप उनके पॉजिटिविटी रेट पे देखेंगे तो 30% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं आगे जाके। और अगर शायद टेस्ट नंबर्स बढ़ा दिया जाए वेस्ट बंगाल में, तो असली आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है ममता बनर्जी को लॉ एंड ऑर्डर तो संभालना ही चाहिए, लेकिन कोविड पे शायद पहले से भी ज्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।